वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने मध्यकालीन भारत के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए तुगलक वंश की समाप्ति की थी। इस वीडियो में हम लोग सैयद वंश को समाप्त करेंगे। सैयद वंश कोई ज़्यादा नहीं है, इससे प्रश्न काफ़ी कम पूछे जाते हैं, तो बस थोड़ा सा है, इसे हम लोग आज समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग लोधी वंश की चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण वंश है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सैयद वंश को, जो 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक था, लगभग 37 वर्ष। तो 37 वर्षों का यह शासन काल रहा सैयद वंशों का, जिसमें 4 शासक हुए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण खिजर खां और थोड़ा बहुत देखा जाए तो मुइजुद्दीन मुबारक शाह। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बस इसके संस्थापक और कुछ कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम लोग इसे देख लें। सबसे पहले इसका जो संस्थापक था वह खिजर खां था। 28 अक्टूबर 1414 ईस्वी से 20 मई 1421 ईस्वी, यानी कि लगभग 7 वर्षों तक शासन रहा खिजर खां का। तो खिजर खां 28 अक्टूबर 1414 ईस्वी से 20 मई 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का यानी कि सैयद वंश का शासक रहता है। सैयद वंश का संस्थापक, तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां। तैमूर लंग का सूबेदार यानी कि राज्यपाल था, कहां का? मुल्तान का, याद रखेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि 1398 ईस्वी में महमूद तुगलक पर तैमूर लंग आक्रमण करता है 1398 ईस्वी में, और 15 दिन तक दिल्ली में रहने के बाद यहाँ क्या अपने राज्यपाल, जिसका नाम था खिजर खां, यह मुल्तान का राज्यपाल था, उसे दिल्ली सौंपकर वापस चला जाता है। और यही खिजर खां फिर एक सैयद वंश का निर्माण करता है। तो यह तैमूर लंग का सूबेदार था। तैमूर लंग यानी कि यह कहां का सूबेदार था? तो मुल्तान, पंजाब के मुल्तान का, याद रखेंगे। पंजाब के मुल्तान का यह सूबेदार था। किसका सूबेदार था? तो तैमूर लंग का। लंग इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यह लंगड़ा था। तैमूर कहां का था? तो यह मंगोल आक्रमणकारी था, याद रखेंगे। मंगोल आक्रमणकारी। इसकी मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी को हुई। तो खिजर खां की मृत्यु कब हुई? 20 मई 1421 ईस्वी को। इसका मुख्य उद्देश्य प्रजा की सहानुभूति एवं तुर्क अफगान सरदारों को खुश रखना था। तो खिजर खां का मुख्य जो उद्देश्य था वह था प्रजा की सहानुभूति बटोरना एवं तुर्क अफगान सरदारों को खुश रखना था। तो यदि आपसे पूछा जाए खिजर खां का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रजा की सहानुभूति एवं तुर्क अफगान सरदारों को खुश रखना था। तो तुर्क अफगान सरदारों को खुश रखना एवं प्रजा की सहानुभूति बटोरना, यही खिजर खां का मुख्य उद्देश्य था। तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख के प्रति निधि के रूप में कार्य करता था। तो ये जो खिजर खां था वह तैमूर लंग के उत्तराधिकारी पुत्र शाहरुख मिर्जा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था, क्योंकि शाहरुख मिर्जा जो था वह क्या था? उसे छोड़ गया था यहां पे दिल्ली में। किसे? खिजर खां को तैमूर लंग ने। तो उस शाहरुख मिर्जा के प्रतिनिधि के रूप में कौन कार्य करता था? तो खिजर खां। 28 मई 1414 ईस्वी को खिजर खां द्वारा दौलत खान लोदी से दिल्ली की सत्ता छीनकर सैयद वंश की स्थापना की गई। तो 28 मई 1414 ईस्वी को खिजर खां दौलत खान लोदी से, चूंकि जब महमूद तुगलक मर जाता है तो दौलत खान लोदी
दिल्ली पर काबिज हो जाता है। फिर उससे महमूद दौलत खान लोधी से सत्ता को विस्थापित करता है खिज्र खान, और उससे सत्ता छीनकर दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना करता है। तो 28 मई 1414 ईस्वी को दौलत खान लोधी से दिल्ली छीनकर खिज्र खान दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी सुल्तान का पद प्राप्त नहीं कर पाया तथा पहले तैमूर लंग फिर उसके उत्तराधिकारी पौत्र शाहरुख मिर्जा के अधीन तैमूरी राजवंश के रैयते आला यानी कि जागीरदार बनकर रहा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि कभी भी सुल्तान का पद प्राप्त नहीं किया खिज्र खान ने। खिज्र खान ने कभी भी सुल्तान का पद प्राप्त नहीं किया तथा पहले तैमूर लंग का और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी पौत्र यानी कि नाती जिसका नाम था शाहरुख मिर्जा, उसके अधीन तैमूर राजवंश के रैयते आला यानी कि जागीरदार के रूप में बना रहा। अभी हमने बताया कि शाहरुख मिर्जा के प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था, तो अपने आप को कभी सुल्तान नहीं माना और तैमूर लंग के सबसे पहले तैमूर लंग के फिर उसके बाद उसके उत्तराधिकारी पौत्र जिसका नाम था शाहरुख मिर्जा, उसका यह तैमूरी राजवंश के जो रैयते आला का पद था जिसे जागीरदार कहते थे, वही पद यह उसी पद पर बना रहा। तो यह प्रश्न पूछा भी गया है कि खिज्र खान ने कभी सुल्तान का पद प्राप्त नहीं कर पाया, बल्कि यह तैमूर लंग और बाद में उसका उत्तराधिकारी पौत्र जिसका नाम था शाहरुख मिर्जा, उसके द्वारा उसके तैमूर वंश के इसलिए किस चीज का पद, तो जागीरदार यानी कि रैयते आला के पद पर बना रहा। तो याद रखेंगे रैयते आला यानी कि जागीरदार इंपॉर्टेंट है। एकमात्र शिया वंश का शासक जो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर साहब का वंशज स्वयं को माना। तो जितने सारे अभी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए वे सभी सुन्नी वंश के थे, लेकिन एकमात्र खिज्र वंश का शासक जिसका नाम था सैयद वंश का शासक जिसका नाम था खिज्र खान, यही एकमात्र ऐसा शासक था जो शिया वंश का शासक था। इससे पहले के सभी सुन्नी वंश के कट्टर मुसलमान हुआ करते थे। तो एकमात्र शिया वंश का शासक जो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर साहब का वंशज खुद को मानता था। तो खिज्र खान अपने आप को किसका वंशज मानता था, तो पैगंबर साहब का, याद रखेंगे, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दान दौलत के दत्तक पुत्र सुलेमान का पुत्र था। तो यह जो खिज्र खान था फिरोज शाह तुगलक के अमीर यानी कि सेनापति मलिक मर्दान दौलत का दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दान दौलत के दत्तक पुत्र सुलेमान का पुत्र था। तो याद रखेंगे यह जो खिज्र खान था फिरोज शाह तुगलक के अमीर यानी सेनापति मलिक मर्दान दौलत के गोद लिया हुआ पुत्र सुलेमान का पुत्र था, याद रखेंगे। तो इसके पिता का नाम क्या था, सुलेमान, जो फिरोज शाह तुगलक के अमीर मलिक मर्दान दौलत का एक दत्तक पुत्र था। 1414 ईस्वी में दिल्ली पर हमला किया तथा महज 4 महीने में जीत दर्ज की। तो याद रखेंगे कि दिल्ली पर इसने 1414 ईस्वी में हमला किया और 4 महीने में ही जीत दर्ज की, याद रखेंगे। तो ये तो था खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक। सैयद वंश का अगला जो शासक होता है उसका नाम था मुइजुद्दीन मुबारक शाह। तो 20 मई 1421 ईस्वी को खिज्र खान की मृत्यु हो जाती है। उसी दिन इसके पुत्र खिज्र खान का पुत्र जिसका नाम था मुइजुद्दीन मुबारक शाह, उसका राज्याभिषेक होता है और यह 1414 ईस्वी तक लगभग 13 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत का शासक होता है। तो मुइजुद्दीन मुबारक शाह 20 मई 1421 ईस्वी से 1434 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का और सैयद वंश का शासक रहता है।
इसका राज्याभिषेक 20 मई 1421 ईस्वी को हुआ था, अभी हमने बताया। अपने सिक्के पर अपने आप को मुइजुद्दीन मुबारक शाह के रूप में लिखवाया तथा जमुना नदी के किनारे मुबारकबाद शहर बसाया। इंपॉर्टेंट है। अब मुइजुद्दीन मुबारक शाह ने एक सिक्का चलाया और उस सिक्के पर अपने आप को मुइजुद्दीन मुबारक शाह के रूप में लिखवाया तथा उसने जमुना नदी के किनारे एक महत्वपूर्ण शहर बसाया और शहर का नाम क्या था? मुबारकबाद। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि मुइजुद्दीन मुबारक शाह ने अपने सिक्के पर अपने आप को मुइजुद्दीन मुबारक शाह के रूप में लिखवाया तथा उसने एक जमुना नदी के किनारे मुबारकबाद शहर का निर्माण किया। इसके क्षेत्र का अधिक विवरण याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा रचित तारीखे मुबारक शाही में मिलता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मुइजुद्दीन मुबारक शाह मुबारक शाह के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी कहां से मिलती है, तो इसके क्षेत्र का अधिक विवरण याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा रचित तारीखे मुबारक शाही में मिलता है। तो मुइजुद्दीन मुबारक शाह के बारे में सबसे ज्यादा वर्णन कहां पर मिलता है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा रचित तारीखे मुबारक शाही में। तो मुइजुद्दीन मुबारक शाह खिज्र खां का पुत्र था, अभी हमने बता दिया कि खिज्र खां का पुत्र कौन था? मुइजुद्दीन मुबारक शाह। अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित किया, जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि खिज्र खां ने अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित नहीं किया, यह अपने आप को हमेशा क्या माना? रयते आला के रूप में माना, यानी कि जागीरदार के रूप में माना। लेकिन यह जो मुइजुद्दीन मुबारक शाह था, यह अपने आप को सुल्तान के रूप में घोषित किया। इसके बाद अगला जो शासक होता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी तक सैयद वंश का शासक होता है, यानी कि लगभग 11 वर्षों तक यह दिल्ली सल्तनत का शासक होता है। तो यह मुइजुद्दीन मुबारक शाह का दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र था। याद रखेंगे कि जो मोहम्मद शाह था वह मुइजुद्दीन मुबारक शाह का गोद लिया हुआ पुत्र यानी कि दत्तक पुत्र था। अपनी मृत्यु से पहले बदायूं से अपने पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह को उत्तराधिकारी घोषित किया। तो मोहम्मद शाह जो था उसकी मृत्यु 1445 ईस्वी में होती है। याद रखेंगे कि मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में हो जाती है, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले बदायूं से अपने पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो अपने 1445 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले ही मोहम्मद शाह ने अपने पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह को दिल्ली का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। याद रखेंगे। तो यही अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक होता है। तो इसके बाद अगला अंतिम शासक, चौथा अंतिम शासक जो सैयद वंश का था, यही अंतिम शासक जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। 1445 ईस्वी से 19 अप्रैल 1451 ईस्वी तक लगभग 6 वर्षों तक यह दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। कब? 1445 ईस्वी से 19 अप्रैल 1451 ईस्वी तक अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है, सैयद वंश का शासक बनता है। सैयद वंश का यह अंतिम शासक था। अभी हमने बता दिया कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली सल्तनत को 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को अपने राज्यपाल यानी कि सूबेदार बहलोल खान लोदी के लिए छोड़ दिया और बदायूं चला गया, और वहीं पे उसकी मृत्यु भी हो जाती है बदायूं में। 1478 ईस्वी में बदायूं में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अलाउद्दीन आलम शाह ने स्वेच्छा से दिल्ली सल्तनत को 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को अपने राज्यपाल यानी कि सूबेदार यानी कि गवर्नर बहलोल खान लोदी के लिए छोड़ दिया और बदायूं
चला गया, वहीं पर 1478 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अलाउद्दीन आलम शाह ने अपनी इच्छा से ही दिल्ली सल्तनत की गद्दी को 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को अपने राज्यपाल यानी कि गवर्नर यानी कि सूबेदार, जिसका नाम था बहलोल खान लोदी, उसके लिए छोड़ दिया और छोड़कर बदायूं चला गया, जहां पे 1478 ईस्वी में वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद सैयद वंश की समाप्ति तथा बहलोल खान लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना। इसी के साथ सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है और बहलोल खान लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना होती है। तो इस प्रकार सैयद वंश की समाप्ति होती है। अगले वीडियो में हम लोग लोदी वंश की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करते रहें। तब तक के लिए